हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल AMBC में। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे कैपेसिटर से रिलेटेड, है ना। और आज हमारी क्लास है जो कि आप यहाँ देख के समझ ही गए होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो बच्चों, ये हमारा NCERT का चैप्टर 3 है जो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है या टॉपिक है, ये देखो किस तरीके से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। मैंने बोला चार्जेस इन मोशन, तो जब चार्जेस इन मोशन होते हैं देन दोस चार्जेस आर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, आज हम लोग NCERT चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब है चार्जेस इन मोशन। ठीक, हम लोग आज कहने को तो नया चैप्टर है, लेकिन इसको पीछे से एक बार रिलेट करते हुए पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल देखो। कैपेसिटर क्या डिवाइस होते थे जो चार्ज स्टोर करते थे, है ना। तो एक एग्जांपल था हमारे पास। उस एग्जांपल में मैंने ये कहा, मान लो कि ये एक स्फीयर है, ठीक, और ये दूसरा स्फीयर है। इस स्फीयर के ऊपर अपने कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। इस स्फीयर के ऊपर भी इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है। जितना चार्ज इस पर Q, उतना चार्ज इस पर Q। ठीक, तो चार्जेस मोशन में कैसे आए मैं आपको वो समझा रहा हूं। जैसे आप मानो एक स्फीयर आपका ये हो गया, ठीक है, और एक इससे बड़ा फुटबॉल आप इमेजिन कर सकते हो। तो दो स्फीयर हो गए बच्चों, दोनों स्फीयर पे इतना Q चार्ज है। ठीक, सो व्हाट विल हैपन इफ आई कनेक्ट दोज स्फीयर्स बाय अ मेटालिक वायर। आंसर क्या लगता है आप लोगों को, क्या होगा? यू कीप ऑन गेसिंग द आंसर। मैं एक बार यहां पर एक चीज और आप लोगों को सिखाता हूं और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। बच्चों, क्या आप लोगों को पहले क्या एक एग्जाम्पल याद है जिसमें आप लोगों ने देखा था कि इस तरीके से दो सिलेंडर थे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई सिलेंडर मोटा है या पतला है, बट मैंने बोला इस तरीके से दो सिलेंडर थे, उसको मैंने पाइप से ऐसे जोड़ दिया। अब इस वाले सिलेंडर में इतना पानी भर रहा था, ठीक है बच्चों, और इस वाले सिलेंडर में थोड़ा कम लेवल तक पानी था। तो यहां से आपको दिख रहा है कि इस सिलेंडर में कम पानी है, इस सिलेंडर में ज्यादा पानी है। तो यहां से आप लोगों को दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो होगा क्या इसके केस में, बड़े वाले से पानी कम हो जाएगा और छोटे वाले में पानी राइज होगा। यानी क्या हुआ, वाटर मूवमेंट हुई। ठीक, तो मैं कहूंगा मोशन ऑफ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड या वाटर एनालॉजी में कह रहा हूं, और वाटर एनालॉजी को समझते हुए मैं बोल रहा हूं कि भैया वाटर थे चार्जेस। तो पुरानी वाली कहानी याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था हम लोगों ने उस दिन? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस जिसमें ज्यादा हाइट तक पानी है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो पानी विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसी तरीके से बच्चों पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक, अगर मैं दो स्फीयर को, जहां पे इस स्फीयर का रेडियस कम है, इस स्फीयर का रेडियस ज्यादा है, तो मैं ये कंक्लूड करूंगा बच्चों कि इसका V2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, तो V2 बड़ा होगा V1 से। एज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, KQ/R। याद आ रहा है? पोटेंशियल क्या था बच्चों, 1/4πε0 Q/R। बताओ किसका रेडियस छोटा है तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? इसका। तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कहीं ना कहीं इसमें चार्जेस मोशन में आ गए। यही चार्जेस इन मोशन हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आई बात? यही चार्जेस इन मोशन हमें पढ़ना है। तो अब बात यह आती है कि चार्जेस क्यों मोशन में आए, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। सो योर आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा इस लाइन को आप लोग जरूर लिखो बच्चों। मैंने बोला यहां पर कि
charges move because of potential difference। ठीक है बच्चों, तो चार्जेस हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव हुए, यानी एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चार्जेस जो हमारे मूव हो रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव हो रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कॉज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, सिर्फ इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस मूव करते हैं, एंड मूविंग चार्जेस कॉल्ड या चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से अगर मैं कहूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों मेरी अगली डेफिनेशन है कि डिफाइन करंट। तो करंट मैंने लिखा इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट को dq अपॉन dt बोलेंगे। ठीक, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट is considered to the direction of motion of positive charges inside the conductor। इनसाइड द कंडक्टर, तो क्या हुआ यहां पर, करंट की डायरेक्शन क्या मानी गई, ये कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, वो डायरेक्शन मानी गई। ठीक है, विच इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों कंसेप्ट क्या हुआ कि चार्जेस मोशन में क्यों आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। चार्जेस मोशन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार कॉमन पोटेंशियल में पढ़ा था, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज का मोशन। चार्ज का मोशन इसी में हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ। अगर समझ में नहीं आया, पीछे आओ, सोचो, दो सिलेंडर है, दोनों में बराबर हाइट में पानी नहीं भरा हुआ, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो अगर मैं दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दूंगा तो पानी यहां मूव करेगा, जिसकी वजह से जब तक, और ये पानी तब तक मूव करेगा जब तक दोनों का हाइट बराबर ना हो जाए। इसका मतलब जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर ना हो जाए, तब तक पानी मूव करेगा। तो बच्चों उसी तरीके से जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब तक चार्जेस मूव करेंगे, क्योंकि चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आता था। समझ रहे हो मेरी बात, आसान, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो करंट क्या है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो बच्चों रेट का मतलब क्या होता है, dq अपॉन dt। ये मैं 11th में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आपको स्टिल डाउट है सो गो एंड चेक 11th क्लास के जो भी मेरी क्लासेस हैं, तो आप लोग वहां चेक करो, आपको रेट का मतलब मिलेगा विच इज d अपॉन dt। ठीक है, इसके बाद क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक, बट एक चीज का मेरे को ध्यान रखना है, करंट इज नॉट अ वेक्टर। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, जिसकी डिफाइन मैं चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा। मतलब एम्पियर की डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो इसकी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो हम लोग वहां पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना रट लो कि हमारे साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके नाम पर करंट की ऐसा यूनिट है, और ये फंडामेंटल डायमेंशन भी होती है करंट। तो ये हमारा करंट से रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, अब करंट किसी कंडक्टर में मूव कब करता है, तो करंट किसी कंडक्टर में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, कब करता है, उसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट को मैं कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि जब किसी कंडक्टर के परपेंडिकुलर लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया को जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक, या जितने चार्जेस पास कर रहे हैं, वो करंट कॉज करेंगे। कहने का मतलब मैं एक बार आपको यहां पर बताता हूं, देखो क्या होता है। जैसे मैंने कहा
लेट अस से देयर इज अ वायर, ठीक है बच्चों, इस वायर की लेंथ है L, ओके, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो अब ये जो नॉर्मल सी तार हुई, ये कैसे तार हुई, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यू कैन थिंक ऑफ, मेरे पास लास्ट क्लास का कैपेसिटर रखा हुआ है यहाँ पे, तो बच्चों कैपेसिटर में ये तार होती है, राइट। तो ये जो तार है इसके अंदर मैं मान करके चल रहा हूँ कि जस्ट एक सिंगल कॉपर वायर है। तो अगर ये ऊपर इंसुलेशन होती है, इसके अंदर की अगर मैं बात करूं मेटेलिक सेगमेंट होगा, तो वो मेटेलिक सेगमेंट कुछ इस तरीके से मैंने सिलेंडर बनाया। बस फर्क क्या है बच्चों, जो सिलेंडर मैंने बनाया उसका एरिया बहुत ज्यादा पतला या छोटा होगा और लेंथ बहुत ज्यादा होगी। लेंथ में ये वायर तो कई किलोमीटर लंबे होते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग नहीं के बराबर होता है, लेकिन मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा बनाया है या थोड़ा वायर को थोड़ा सा ज्यादा मोटा या चौड़ा बनाया है, ताकि हम लोग ये समझ सके कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक, अच्छा, अब अगेन मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज करा, तो बच्चों एक चीज पर ध्यान दो, सॉलिड्स, ये कंडक्टर सॉलिड है ऑब्वियसली, तो सॉलिड्स के अंदर होता क्या है या किसी भी एटम के अंदर होता क्या है कि एक सेंटर में, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस विल हैव ऑल द पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों अगर करंट का मतलब चार्जेस का मोशन है, तो क्या नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे या पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे? तो आंसर हमारे पुराने वाले टॉपिक की तरह ही है कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन मूव नहीं करते, मोशन इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, मैं ये भी कह सकता हूं। तो यहां से मेरा एक और कंसेप्ट निकला कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज direction of current is opposite to the direction of motion of electron. Okay, and one more thing, current vector quantity इसलिए नहीं है क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। अब वेक्टर एडिशन को कैसे फॉलो नहीं करती, ये मैं 10th क्लास वाला एग्जांपल लेता हूं बच्चों। हालांकि हम लोग ओम्स लॉ बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया जरूर होगा दैट V इक्वल्स टू IR करके ओम्स लॉ में कुछ होता है, V इक्वल्स टू IR। तो मैंने कहा बच्चों ये बैटरी है मेरी 10 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, तो करंट कितना आ जाएगा बोलो? करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट हियर इज 0.1 एम्पीयर। तो बच्चों इस ब्रांच में करंट कितना आएगा? 0.1। मतलब होगा क्या कि बैटरी के पॉजिटिव से यहां से 0.1 निकला, ऊपर पॉइंट बन गया, इधर पॉइंट बन गया। तो अगर मैं इसका ये कहूं कि ऐसे डायगोनली ज्वाइन कर दूं, तो क्या करंट की डायरेक्शन तो क्या करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? आंसर है नहीं। या वायर को ही अगर मैं बेंड कर दूं तो करंट की डायरेक्शन तो उसके हिसाब से चेंज हो गई। तो क्या इस केस में करंट की वैल्यू चेंज होगी? तो इस केस में वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। सिंस करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, सो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको मैं स्केलर भी नहीं कहूंगा, और स्केलर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि करंट इज हैविंग अ डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन है, स्केलर नहीं हो सकता। तो करंट क्या है? करंट एक फेजर है, ठीक, जिसको हम एसी के चैप्टर में करंट को रिलेट करेंगे। ठीक, एसी करंट को हम फेजर बोलेंगे और उससे फेजर ड्रॉ करेंगे। ठीक, चैप्टर 7 में है, विल सी इन चैप्टर नंबर 7। फिलहाल के लिए किसी तरीके से अगर मैं कहूं कि व्हाट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, या फ्लो या फिर मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। तो बच्चों होता क्या है कि जो भी इसके अंदर एटम के अंदर हमारे इस कंडक्टर का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो जो मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन वो चार्ज जो मूव करेगा और किसी कंडक्टर के अंदर करंट को कॉज करेगा, यानी कॉज ऑफ करंट।
कॉज ऑफ करंट। तो अगर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर करंट कॉज कर रहा है तो इसका मतलब मैं किसी भी मेटल को टच करूं तो मुझे करंट लगना चाहिए। इस वक्त मैंने इस मेटल को टच करा, मुझे करंट नहीं लग रहा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसके अंदर मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हालांकि मैंने 6 बनाए, लेकिन आप सोचो अगर ये 1 मोल ऑफ आयरन होता तो 1 मोल ऑफ आयरन में कितने एटम्स होते? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 10 की पावर 23 है। इतने सारे एटम्स के अंदर अगर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी मैं कंसीडर करूं तो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो समझ में आ रही है बात? इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों फ्री है? क्योंकि वो आउटर सरफेस में है। और प्रोटॉन का क्या सीन है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन करंट को कॉज नहीं करते कंडक्टर्स के अंदर। कंडक्टर के अंदर जो हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से वो जाना जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक, ओके बच्चों। तो मैंने बोला जब मैं किसी भी मेटेलिक वायर की बात करता हूं तो इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन है वो u1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है बच्चों। दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो u2 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो u3 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा लेट अस से इधर। तो इस तरीके से n, ये मैंने n लिखा है बच्चों, इस तरीके से un तक n इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो गया। तो होता क्या है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर मेटल को टच करूं तो इसके अंदर अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है बट मुझे करंट नहीं लग रहा, बिकॉज इस वक्त कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ था, ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट तरफ था, या ऐसे मैं कहूं जितने इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारे राइट साइड में था उतना ही इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट साइड में है। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अराउंड जो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल अपोजिट होने की वजह से नेट करंट 0 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ all free electrons when no potential, हमने पढ़ा ना पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या चार्जेस मूव कर रहे हैं, when no potential is applied। बच्चों एक रिलेशन और होता है, that potential इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट 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 un प्लस un वेक्टर, सबका एवरेज विल बी 0 वेक्टर। तो बच्चों यहां से जो मैं लिख रहा हूं 0 वेक्टर, तो इस 0 वेक्टर को आपको सोचना पड़ेगा। 0 वेक्टर मैंने इसलिए लगाया बिकॉज 0 तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होती है आर्बिट्रेरी। कैसे? मैं आपको इसी डायग्राम को दोबारा एक बार बताता हूं। देखो, मान लो ये कंडक्टर है बच्चों, ठीक, इसके अंदर ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसकी वेलोसिटी है u1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसकी वेलोसिटी है u2। तो बच्चों व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड, तब करंट क्यों नहीं लगता? When no potential is applied, करंट क्यों नहीं लगता? करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन इधर गया दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी दोनों की अगर मैं बराबर मान रहा हूं यहां पर, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, अगर दोनों की स्पीड बराबर मान रहा हूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। लेकिन या तो अगर मैं एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर कहूं, एटॉमिक लेवल पर कहूं, तो या तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी या इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो जो 0 वेक्टर मैंने लिखा, मतलब u1 प्लस u2 का वेक्टर एडिशन तो 0 आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी या तो u1 थोड़ा सा बड़ा है एटॉमिक लेवल पे, या तो u2 थोड़ा सा बड़ा है। मतलब आप ये सोचो कि यहां से यहां तक मैंने लाइन बनाई, और अगर मैं इस लाइन को मिलीमीटर या मिलीमीटर से भी छोटा माइक्रोमीटर तक मेजर करूं
तो मैं क्या कहूंगा कि माइक्रोमीटर के लेवल पर तो इन दोनों में से कोई सी एक लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी। मान लो U2 बड़ी है, तो अगर U2 बड़ी है तो जीरो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आई बात? और अगर U1 बड़ा होता तो टुवर्ड्स राइट। तो जीरो इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो यहां से इन सारे मोशंस में से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी मैंने कहा कि जीरो वेक्टर होगी। तो व्हाट इज द एक्चुअली कॉज ऑफ करंट? तो बच्चों करंट का कॉज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई करा, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं when electric field E is applied on the conductor, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चों क्या हो गया? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, तो उनके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी तभी मूव कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, शायद आप लोगों को याद होगा, F इक्वल्स टू Q नॉट इनटू E। तो उस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर का एक एंड मैंने बैटरी के पॉजिटिव में लगा दिया, लेट अस से 200 वोल्ट्स, और दूसरा एंड मैंने लगा दिया 0 वोल्ट्स, ठीक है। तो हालांकि इसमें ब्लास्ट हो जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अगर हाई रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया तो इसके अंदर करंट सेटअप हो जाएगा। कैसे? हालांकि ये जो सिस्टम है मेरे पास, ये क्यूब या ऐसे कहेंगे क्यूबॉइड है, तो मेरे को सिलेंड्रिकल एक सेगमेंट इमेजिन करना पड़ेगा। ये काइंड ऑफ ऐसे है बच्चों, आई विल शो यू। नाउ सी, यहां से जो इसकी वैल्यू आई वो क्या आई? व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो बच्चों व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इसमें यही बात है, तो होगा क्या? ये हुआ, ठीक। यही सेम कंडक्टर, एल लेंथ, तो जब मैं इसके अक्रॉस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, तो वही 6 इलेक्ट्रॉन बनाता हूं बच्चों में, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन will move opposite to the direction of applied electric field with a velocity v1, v2, v3 up to vn। तो होगा क्या? when electric field is applied, तो इसके आगे हम लोग यहां से लिखते हैं, ओके बच्चों। तो when electric field is applied, so all the free electron moves opposite to the direction of applied electric field under the force F equals to Q नॉट इंटू P। आप लोगों को पता है, तो F इक्वल्स टू माइनस ई। माइनस क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है फोर्स उसके अपोजिट लगेगा और सारे इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेंगे बच्चों। तो फोर्स इज माइनस ई, तो सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ई अपॉन एम, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ई अपॉन एम। समझ में आ रही है बात बच्चों? हाउएवर अगर मैं मैग्नीट्यूड हटाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ये। तो क्या हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। तो अब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन सब की एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैंने यहां इसलिए लिखा क्योंकि अब जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं वो डेरिवेशन हमारी वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो आप इसको देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि जब कोई पोटेंशियल नहीं लगाते तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, उनका एवरेज 0 हो गया। लेकिन जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं या पोटेंशियल लगा देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन डेरिवेशन के बाद लिखते हैं और फॉर्मूला पहले देखते हैं इसका। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हुआ इसमें, यहां से एक्सीलरेशन ये हो गया। सो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन would be v1 equals to u1 plus at1, v equals to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे कैसे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो मेटालिक वायर के अंदर मूव कर रहा है। तो बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटालिक वायर के अंदर मूव कर रहा है, सोचो तो वो कितना कॉम्पैक्ट तरीके से मतलब कन्फाइंड होगा। एक एटम, उसके साथ एक और एटम, उसके साथ एक और एटम, उसके साथ एक और एटम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम की अपने ऑर्बिट के अंदर ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फटाक से मतलब थोड़ी इवन कह लो नैनो सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन अपने एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। टकरा करके उसकी सारी वेलोसिटी खत्म, तो उसने एनर्जी आगे वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। तो उसने जो एनर्जी आगे वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करी वो हम लोग कह रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर करी तो उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, ये होगा हमारा एवरेज टाइम ड्यूरेशन इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन इज t1, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज t2। मतलब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना इधर ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसके आगे अगला इलेक्ट्रॉन यहां, अगला इलेक्ट्रॉन यहां। तो हर इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो हर इलेक्ट्रॉन जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है कितनी देर के बाद टकराया, पहला इलेक्ट्रॉन t1 टाइम के बाद, दूसरा इलेक्ट्रॉन t2 टाइम के बाद, तीसरा इलेक्ट्रॉन t3 टाइम के बाद, चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से nth इलेक्ट्रॉन tn टाइम के बाद। और इतने छोटे से टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट टकरा जाते हैं और टकरा करके एनर्जी आगे चली गई। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी ऑर्बिट छोड़ के आगे नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन उसी एटम के अंदर है। ओके, तो यहां से देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इतना। बच्चों फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 बराबर u2 प्लस at2। तो सर यहां पर दोनों में a सेम क्यों रखा, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए आई मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बच्चों इसीलिए एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा। तो इसके बाद होगा थर्ड, इसके बाद होगा nth, कॉमा 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 लगा लेना। nth इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों, vn होगा un प्लस atn। ठीक, तो अब अगर मैं इसके बाद कहूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है क्या, तो मैं ये कह रहा हूं दैट drift velocity is defined as the average velocity of all the free electrons moving inside a conductor when external electric field is applied, when external electric field is applied। ठीक है बच्चों, तो what is the average velocity अगर मैं यहां से कहूं तो external electric field is applied। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn
अपॉन n, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी, और d लगा दिया मैंने, मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब v1 की वैल्यू ये लिखेंगे, v2 की वैल्यू ये लिखेंगे, यहां पर जगह नहीं है तो मैंने इसको ऊपर लिखता हूं यहां पर, हाँ मैंने इसको यहां ऊपर मेंशन कर रहा हूं। उसके बाद तो बच्चों इसको अगर आप देखोगे तो vd होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी v1, v1 कितना है u1 प्लस at1, v2 कितना है बच्चों u2 प्लस at2, समझे? मतलब v1 के लिए मैंने u1 प्लस at1 लिखा, v2 के लिए जब मैंने u2 प्लस at2 लिखा तो दोनों का a कॉमन ले लिया। इस तरीके से मैं un तक पहुंचा, होल डिवाइडेड बाय n है, और इसी तरीके से मैं यहां पर tn तक पहुंचा। ये हमारी सारी वैल्यू है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो मैं क्या अलग कर रहा हूं, मैंने a की टर्म अलग कर ली, इसके नीचे n अलग, इसके नीचे n अलग, a की टर्म अलग कर ली, u की टर्म अलग कर ली। समझ में आ रहा है? मतलब v1 v2 v3 में सारे u1 u2 प्लस u3 un तक 4 5, इसी तरीके से a सब में कॉमन आ गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, तो tn तक डिवाइड बाय n। यहां से अगर आप वैल्यूज देखोगे तो यहां से वैल्यूज क्या है, एवरेज ये सारा हमारा जीरो आया था, ये एवरेज मेरा जीरो आया था, तो ये हो गया 0 प्लस a वेक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया a वेक्टर इनटू टाउ। तो टाउ क्या है, हियर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो मैं मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो एवरेज टाइम लूंगा नहीं, तो मैं मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर एवरेज टाइम नहीं लूंगा बच्चों, तो मैं रैंडमली 8-10 इलेक्ट्रॉन का एवरेज टाइम निकाल लूंगा, और फिर मैं ये बोलूंगा कि जो 8-10 का एवरेज टाइम है वही सबके लिए है। बिकॉज सोचो यहां पर अगर मैं एक एवोगाड्रो नंबर के इक्वल भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मैं इन सबका एवरेज नहीं निकाल सकता, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर कि सबका एवरेज टाइम टाउ लेट कर लेंगे, 6-7 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, बोलेंगे सबकी यही एवरेज है। आप खुद सोचो अगर आपको एक काम मिला, ठीक है, और ये है कि जैसे एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, ठीक, और एडवर्टाइज क्या है कि आप लोगों को मूंगफली के दाने जो है, ठीक है, एक सेकंड, तो मैंने अगर आप लोगों को ये कहा बच्चों कि मूंगफली के दाने हैं, आपको मूंगफली के दाने गिनने हैं, और ये बताओ मूंगफली के दाने बहुत सारे, एक बोरा भर के मूंगफली के दाने हैं, और आप वो मूंगफली के दाने गिन रहे हो। बच्चों मैंने चावल का एग्जांपल नहीं लिया है, ध्यान रखना अभी। तो मूंगफली के दाने अगर आपको गिनने हैं, ठीक, 1000 दाने गिन के अलग करो, और फिर 1000 दाने गिन के अलग करो, तो ये गिनती कितनी ज्यादा हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं 1000 तक नहीं गिनोगे। और उसके बाद और भयंकर टास्क दे दिया आपको, स्क्रू पेज दे दिया और बोला मैंने, या वर्नियर कैलिपर दे दिया, वर्नियर कैलिपर से बोला अब हर एक मूंगफली के दाने की लेंथ, हाँ, और डायमीटर निकालो। तो क्या करोगे आप, सारे मूंगफली के दाने की थोड़ी निकालोगे, आप बोलोगे कि सर 3-4 के निकाल ली, बाकी सबके एवरेज मान लेते हैं। तो ये वही एवरेज है, समझ में आएगा? आपको टास्क क्या दिया मैंने, मूंगफली के दाने की लेंथ और डायमीटर निकालना है, ठीक है, और कितने मूंगफली के दाने, एकदम एक बोरी भर के मूंगफली के दाने। ओके, यू कैन नॉट डू दैट, इवन कर तो सकते हो, लेकिन आप उसमें अपनी कामचोरी करोगे और बोलोगे सर 3-4 का निकाल लेते हैं, 3-4 का निकाल लेते हैं, उसके बाद सबका एवरेज वही मान लेंगे, तो सबका एवरेज वही मान लेंगे। समझ गए बच्चों? ये हमारा कंसेप्ट था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला क्या बना बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, एक्सेलरेशन क्या था, e टाउ अपॉन m। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी माइनस e टाउ अपॉन m। तो फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस e टाउ अपॉन m। ठीक है बच्चों, तो ये यहां तक हुआ, इसको आप लोग नोट करो। और एक चीज और समझो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करने लगते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉजेस करंट। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट, है तो ये पोटेंशियली, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉजेस करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉजेस करंट। ठीक, तो बच्चों हमारी हेडिंग है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके अंदर आपको ये सारा नोट करना था, फिर ये वाला सेगमेंट, फिर यहां से ये, एंड देन दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां पर टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, सबका एवरेज नहीं निकालेंगे, कुछ का लेके मान लेंगे सबका मतलब न्यूट्रल यही है या एवरेज यही है। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा? तो यहां तक आप लोग इसे नोट करो। नेक्स्ट होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तब तक मैं इसे करता हूं। ओके बच्चों, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन। तो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट कहां फ्लो कर रहा है ये मैटर करता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, करंट अभी किसी तार में फ्लो कर रहा है, और इवन दिस करंट इज एक्चुअली डीसी करंट। ठीक, तो डीसी से रिलेटेड बात हम लोग थोड़ा सा रिलेटेड बाद में करेंगे। फिलहाल मैं बताता हूं, करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर। एक तार है और वो तार इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, इस पूरे वायर की लेंथ है बच्चों L, तो होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो मैंने बोला इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइडेड है। ऐसे कह लो, इसके अंदर हर एक रेड डॉट जो आपको दिख रहा है, हर एक रेड डॉट वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरफ बनाया बच्चों मैंने, इस तरफ बड़ा सा एरो दिखा दिया मैंने। तो ये एक इलेक्ट्रॉन था, या ये सारे इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे इधर चले, सबकी वेलोसिटी थी, सबकी एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, सबकी एवरेज वेलोसिटी मैंने vd मानी e टाउ अपॉन m। ये मेरा पुराना वाला डेरिवेशन था। मैं जब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो मैं दोनों के आगे अपोजिट डायरेक्शन होने के नाते माइनस का साइन लगा दूंगा। देखो बच्चों, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा एक पीस ऑफ कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक टर्म है नंबर डेंसिटी। क्या बच्चों, नंबर डेंसिटी। तो मैंने क्या बोला, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैविंग नंबर डेंसिटी n। ये कंसिडरेशन है इस रिलेशन की, हैविंग नंबर डेंसिटी n, वेयर n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब नंबर डेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अभी याद कर दो बच्चों, ये नंबर डेंसिटी है, ये आगे के चैप्टर्स में भी यूज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? इस रिलेशन को मैं एक लाइन यहां पर छोड़ रहा हूं, आप लोग अभी कॉपी मत करो, अब थोड़ी देर वेट करो। यहां तक आपने कंसीडरेशंस लिख ली, फॉर्मूला लिख लिया, सुन लो मेरी बात। तो बच्चों, करंट की क्या डेफिनेशन होती है? एज करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? कहने का मतलब करंट है dq अपॉन dt, और जस्ट I इक्वल्स टू q अपॉन टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन q इक्वल्स टू ne। गलत लिख दिया मैंने, ne अपॉन टाइम गलत है, क्यों? n नंबर डेंसिटी है। तो यहां क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा करंट आएगा, ध्यान देना, करंट आएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, number of free electrons into charge of एक electron which is E upon time। तो ये कहानी है, करंट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो मैंने यहां पर आप लोगों को रुकने के लिए इसलिए कहा था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे को यहां पर इस फॉर्मूले में पुट करना है, दिमाग लगाओ, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, है ना? हाँ, वो स्माइल आ गई है आपके चेहरे पे। हाँ, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी n इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की जगह a आ गया, h की जगह पर l आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा? al। तो बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए NaL। तो बच्चों यहां से करंट क्या होगा मेरा? मैं आगे लिखता हूं, करंट क्या होगा मेरा? करंट होगा NaL E अपॉन टाइम। अब NaE को अलग करो और लेंथ अपॉन टाइम को एवरेज के तौर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल लिख दो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज मैंने बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो t छोटे से टाइम पे ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी आगे मूव करवा देते हैं। बिकॉज आप सोचो यहां पर सबसे पहले तो ये देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? मैंने बताया 10 की पावर मतलब 23, 24 इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर एक मोल हो जाए तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी कम वेलोसिटी रहते तुरंत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पूरी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब स्विच ऑन करने के बाद लाइट कितनी देर में जलती है, आप लोग समझ ही रहे हो, तुरंत। तो फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? यहां पर टी टाइम में ये सारे इलेक्ट्रॉन उतनी लेंथ ट्रेवल कर देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर ये लेंथ अपॉन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो बच्चों करंट हुआ मेरा NEA इंटू VD। दिस इज हेडिंग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। समझ में आए बच्चों? तो यहां तक अब आप लोग नोट कर लो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ये जो हमारी हेडिंग आई, ये जो हमारी कंसिडरेशन थी, ये ओम्स लॉ में इस्तेमाल होगी। यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और ओम्स लॉ एक ही है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हम लोग डेरिवेशन के बाद देखेंगे। पहले एक बार देखते हैं कि ओम्स लॉ में होता क्या है। ओम्स लॉ में बहुत सिंपल है कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज क्या होता है? मैंने अगर बोले यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का मतलब है जितना ज्यादा पोटेंशियल इसके अक्रॉस आप लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मतलब घर के कोई डिवाइस हो गया बच्चों, मान लो, ठीक है? घर का अगर हमारा कोई डिवाइस हुआ, उस डिवाइस में ज्यादा वोल्टेज अगर हम सेटअप करवाते हैं, ज्यादा वोल्टेज होगी, तो वो ऐसे कह लो अगर किसी डिवाइस में ज्यादा वोल्टेज होगी तो फिर वो ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू, ठीक है? जैसे थोड़े पुराने टाइम पे, अब तो खैर सारे फ्लोरोसेंट बल्ब आ रहे हैं, एलईडी बल्ब आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे फिलामेंट बल्ब आते थे। फिलामेंट बल्ब में क्या होता था? एक येलो कलर का एक टंगस्टन का मटेरियल होता था जो येलो कलर के उसमें मतलब ब्राइट अपनी ब्राइटनेस शो करता था, टंगस्टन का होता था फिलामेंट, ठीक है? तो वो क्या होता था, जब ज्यादा वोल्टेज आती थी ना तो ज्यादा करंट होता था, तो ज्यादा ब्राइट ग्लो करता था, और कम वोल्टेज आती थी तो थोड़ा डिमर ग्लो करता था। तो मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। ये ओम्स लॉ है, ठीक? इन शॉर्ट वर्ड्स ओम्स लॉ क्या है अगर मैं कहूं तो बच्चों, ओम्स लॉ है करंट प्रोपोर्शनल टू V प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। ये है स्टेटमेंट, इसकी प्रॉपर थोड़ी देर बाद देखेंगे। मतलब करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। अब करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का मतलब समझो, देखो बहुत बहुत सिंपल है। अब तो यहां समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे,
तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो था, तो पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। ओम्स लॉ, लिमिटेशन बहुत है इसकी, ठीक है, हम लोग उसकी भी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल यहां पर देखते हैं, समझ में आएगा। तो बच्चों ओम्स लॉ की ये स्टेटमेंट थोड़ी सी शॉर्टकट में यहां लेकर के मैं यहां आया, कंसिडरेशन सारे वही, करंट का वही कंसेप्ट, वहां तक पहुंचे। अब वहां तक पहुंचने के बाद मैंने क्या कहा, एज Vd equals to E tau upon m, तो करंट बिकम्स NEA, Vd को मैं क्या लिख रहा हूं, E tau upon m, इसको मिटाते हैं। बच्चों ध्यान देना यहां पर I बराबर n, E दो बार आ गया, छोटा e स्क्वायर, a बाद में लिखते हैं, पहले टाउ लिखते हैं, a E upon m. As we know that electric field is V upon L, तो जरा यही बदलाव कर दो, V upon L। तो बच्चों I क्या आ गया, I बराबर n e स्क्वायर टाउ a अपॉन m l v, तो I proportional to V, where n e square tau into a upon ml is 1 upon resistance या कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, ओके। तो ये होगा हमारा कंडक्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, और R इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये भी लिख लो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो बच्चों यहां से ये हमारी वैल्यू आई, और अगर मैं लिखूं तो व्हाट इज माई R, तो बच्चों R जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, इट इज R इक्वल्स टू ml अपॉन ne स्क्वायर टाउ इंटू a। तो यहां से समझ में आया रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, नंबर डेंसिटी के ऊपर, टाउ के ऊपर और a के ऊपर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 1 अपॉन n, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 1 अपॉन एरिया कह लो। तो ये 3 और एक फैक्टर और है बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 1 अपॉन टाउ। तो रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस टॉपिक को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चों। फिलहाल यहां से मैंने कहा I proportional to V आ गया, तो व्हाट इज आवर ओम्स लॉ, अगर मैं यहीं से लिखूं तो I इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू V, ठीक, तो I R इक्वल्स टू V, ये हो गया ओम्स लॉ, और I प्रोपोर्शनल टू V लिख देना, हेंस प्रूव्ड है ओम्स लॉ का। तो बच्चों ओम्स लॉ के लिए आपको ये कॉपी करना है, और यहां से यहां तक, इवन यहां तक, ये चाहो तो लिख सकते हो। ये रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो ओम्स लॉ क्या था बच्चों, एक बार स्टेटमेंट सुनो। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर, रिपीट कर रहा हूं या मैं लिख देता हूं वो ज्यादा बेटर है, ठीक। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, डायग्राम मिटाया जाए, Ohm's law states that current flowing through linear conductor
is directly proportional to the potential applied across it, provided physical conditions like temperature, pressure, density, etc. remains कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी। और ओम्स लॉ क्या है? I प्रोपोर्शनल टू V। ये डेरिवेशन है बच्चों, नोट कर लो। रेजिस्टेंस हम लोग ज्यादा डिटेल में कल पढ़ेंगे और कुछ इससे रिलेटेड बेटर चीजें देखेंगे, ठीक है, और जो कंसेप्ट हमें क्लियर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।